मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर का भारत का इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1707 टू 1885 का 1807 से लेकर 1885 ईस्वी तक का देखने को मिलता है। एक प्रकार से मान लो कि जब मुगलों का पतन हुआ वहां से लेकर आपके सामने भारत का स्वतंत्रता, जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ 1857 की क्रांति के आसपास तक का आपके सामने अंग्रेजों का आगमन हो चुका था। अंग्रेज है उन्होंने क्या कर लिया था भाई, आपके सामने अच्छे से भारत पे राज करना शुरू कर दिया था। उस समय तक का ये पेपर देखने को मिलता है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई 25,000 सब्सक्राइबर के ऊपर बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। 1,000 सब्सक्राइबर, मात्र और मात्र 1,000 सब्सक्राइबर ही कम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। सारे के सारे बच्चे मिलकर चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपके सामने जो कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर प्रोडक्ट खरीद लो। साथ के साथ जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस पे क्लिक करके आप क्या करोगे, जो आपको पीडीएफ है फ्री में देखने को मिल जाए। अगर आप ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिख रखा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे यहाँ पर आओगे उसके बाद में कोने में सर्च की ऑप्शन की तरफ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है भारत, BHARAT, भारत का इतिहास बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ बना रखी है, जाकर उसको पढ़ लेना भाई। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के पतन व कारणों व परिणामों का विश्लेषण कीजिए। औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन के क्या क्या कारण रहे और उसके पीछे क्या क्या परिणाम रहे, क्यों भाई अंग्रेजों का आपके सामने क्या देखने को मिला, पतन देखने को मिला, क्या क्या कारण रहे और उसके पतन के बाद में क्या परिणाम निकलता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। सबसे पहले बात करें 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 150 वर्षों तक चलने वाला विशाल मुगल साम्राज्य ताश की पत्तों तक की तरह बिखर गया। क्यों बिखर गया? क्योंकि औरंगजेब है भाई, एक तो जब औरंगजेब ने जब राज किया ना, तब वो भारत लगभग संपूर्ण भारत पे राज करने वाला मुगल साम्राज्य बन गया। अकबर के बाद में उसका ये मान लो अकबर से भी बड़ा साम्राज्य था औरंगजेब के पास, क्योंकि अकबर ने बड़ा साम्राज्य देकर गया था, एक छत्रराज किया था, और औरंगजेब ने उसके बाद में और भी अन्य अलग अलग प्रकार के जो विजय अभियान चालू करके क्या किया, भारत पर, विशाल भारत पे राज करने का काम किया इसने। और इसका सबसे बड़ी कारण यही थी, औरंगजेब ही मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कारण था। क्यों कारण था? क्योंकि इसने क्या किया, इसने किया कि यह अधिकतर दक्षिण भारत में रहा। इस वजह से जो इसका साम्राज्य तो उत्तर भारत में था, दिल्ली सल्तनत का राजा था, तो दक्षिण भारत में रहने की वजह से जो उत्तर भारत की जो सल्तनत है वो धीरे धीरे डगमगानी शुरू हो गई, धीरे धीरे विरोध के सवार आने लगे। औरंगजेब खुद तो एक कुशल शासक था, तो इसके सामने तो लोग इतने बोलते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इसके पीछे क्या हो गई, चापलूसों की सेना बननी शुरू हो गई थी। पतन के पीछे प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण है औरंगजेब की दोषपूर्ण नीतियां। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों ने राजपूतों, सिखों और मराठों को शत्रु बना दिया। क्या क्या? औरंगजेब है ना, औरंगजेब एक प्रकार का कट्टर ही मुस्लिम व्यक्ति था। क्या था? कट्टर मुस्लिम व्यक्तित्व था, जिसने क्या क्या अन्य धर्म के व्यक्तित्व को अपनाया नहीं। अकबर में क्या खास बात थी? अकबर ने सिर्फ अपने इस्लाम धर्म का ही प्रचार नहीं किया, बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी क्या किया, अपनाना शुरू कर दिया। उसका चाहे मंत्री परिषद हो, चाहे उसके द्वारा जो अन्य जो हिंदू राजाओं का सम्मान करना हो, उस सूबेदारी का पद देना हो, उसका अकबर की सहिष्णुता की जो नीति थी, इसी वजह से मुगल साम्राज्य में अकबर का जो नाम है वो महान सम्राट में लिया जाता है। लेकिन औरंगजेब इसके विपरीत था। वो क्या था? एकदम कट्टर मुस्लिम था, है ना। वो सिर्फ आपके सामने क्या करता था, इस्लाम धर्म को मानता था, इसके अलावा अन्य धर्मों की वो बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। इसी नीति की वजह से राजपूत, सिख और मराठे धीरे धीरे उसके क्या हो गए, दुश्मन बनना शुरू हो गए। मतलब भाई राजपूत है ना, जो आपके सामने जो राजपूत कभी इनके जो मुगल साम्राज्य में अकबर के समय क्या हुआ करते थे, उनके यह समझ लो एकदम करीबी हुआ करते थे। किसके? मुगलों के। वही इनके धीरे धीरे दुश्मन बनने शुरू हो गए। सिख और मराठाओं भी धीरे धीरे क्या हो गए, शत्रु बनने शुरू हो गए। सिख है भाई, इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने सिखों को भी धीरे धीरे परेशान करना शुरू कर दिया और मराठाओं के साथ भी युद्ध करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इसकी जो नीतियां है, जो ये आपके सामने साम्राज्यवाद की इसकी जो नीति थी, सभी राज्यों पर आक्रमण करता था, इस नीति ने क्या कर दिया, धीरे धीरे आपके सामने इसकी सल्तनत है उसको खतरे में डालना शुरू कर दिया।
उसकी लंबी दक्कन की लड़ाइयों ने साम्राज्य के खजाने को खाली कर दिया। और इसने क्या किया, एक आपके सामने जो दक्कन है, दक्कन का भाग है, जो दक्षिण दक्कन मतलब दक्कन का जो पठार है, उसका दक्षिणी हिस्सा है, साउथ इंडिया में इसने क्या किया, अपना दक्षिणी भारत को जीतने के चक्कर में इससे जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, वो भी धीरे धीरे जाना शुरू हो गया। इसने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिससे धीरे धीरे क्या हो गया, खजाना है वो खाली होना शुरू हो गया। क्यों, उतना इसको पैसा मिलता नहीं था। अब एक बात बताओ, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ सेना जाती थी, उसको खाने के लिए चीजें चाहिए सेना को, है ना। आपको इतने लंबे सैनिक चलते हैं तो उनको भाई हर चीज की जरूरत होती है, वेतन हो गया उनका। समझ में आ गया आपको, उत्तर से दक्षिण में जाने पर। और उस समय ऐसे तो आता नहीं था कि भाई कोई आज के समय की कोई टैंक ले गए, कोई एरोप्लेनों में, कोई रेलगाड़ी के माध्यम से रसद ले गए, ऐसे तो होता नहीं था। लोग चाहिए हर चीज के लिए, तो उससे वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा पैसा है वो खर्च होना शुरू हो गया था। और इससे क्या, सेना भी थकनी शुरू हो गई थी। इतनी लंबी लड़ाइयों ने क्या कर दिया था, सेना को भी हतोत्साहित करने का काम कर दिया था। अगले वाला पॉइंट है अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद के शासक जैसे बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला विलासी और अयोग्य थे। औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए, जैसे और बहादुर शाह आए, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला। अब इसका मोहम्मद शाह रंगीला का नाम इसीलिए रंगीला था क्यों, काम रंगीले करता था एकदम। क्या करता था भाई, कोई नहीं, आपके सामने मदिरा का सेवन करना और आपके सामने हर समय हराम के अंदर रहना, इसका शासन से कोई मतलब नहीं था। ये अपने भोग विलासतों में इसको जो मिली थी इसके दादा परदादाओं के द्वारा, जो मुगल सल्तनत, उसको इसने बढ़िया तो क्या क्या एंजॉय, और इसके अलावा इसको कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए इसका नाम रंगीला रखा गया। नाम भी वैसा, काम भी वैसा। वे विद्रोही गुटों और शासन की जटिलताओं को संभालने में समर्थशाली नहीं थे। इनके जो मंत्री परिषद हुआ करती थी ना, वो इनका राज्य संभालते थे। अब थे एक बात बताओ, घर 10 जना चौधर करनी हो जाए, जब घर चाल जाएगी कदे कौन चाले, तो बाई बात हो होगी कि राज कन्या कम होगा, चौधर कन्या ज्यादा होगा, है ना। तो इस वजह से जो सल्तनत है वो धीरे धीरे डगमगाने लग गई, विद्रोही गुट ज्यादा होने लगे। क्या होने लगे, जो सब गुट होते हैं इनके विद्रोही गुट जो आपके सामने ज्यादा हो गए, और धीरे धीरे शासन है वो डगमगाने लगा, शासन में चुनौतियां आने शुरू हो गई। दरबारी गुटबंदी, मुगल साम्राज्य ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी गुटों में बदल गया। जो भाई मुगल साम्राज्य था उसमें क्या हुआ, क्योंकि मुस्लिम लोग थे, मुगल साम्राज्य मुस्लिम लोगों से था, तो ईरान के जो उत्तराधिकारी, ईरान के जो आपके सामने मंत्री परिषद के लोग थे, तुर्कमेनिस्तान से या तुर्की से आने वाले जो मुस्लिम जो मंत्री परिषद अलग थे, और हिंदुस्तान के जो मंत्री परिषद था वो अलग था। तो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे गुटों में क्या हो गई, गुटबाजियां होनी शुरू हो गई। अमीर और विराट जो वजीरों ने हितों की बजाय अपने निजी स्वार्थों के साथ लड़ने लगे। और जो पहले जो वजीर हुआ करते थे, वजीर कौन, जिनके पास छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, वो पहले राजपूत भी शामिल थे, मराठा भी, सिख भी। ये क्या हुआ करते थे भाई, मुगलों के प्रति थोड़ा बहुत सहानुभूति रखते थे, उनके लिए अपने भाई, ये मान लो उनके लिए इनके मन में सहानुभूति थी, क्योंकि अकबर ने भाई उनको सम्मान दिया था, उनको इज्जत परोसी थी। लेकिन औरंगजेब तो ऐसा नहीं था, और उसके बाद के जो शासक थे वो उनमें बिल्कुल भी काबिलियत नहीं थी। तो इससे क्या हो गया, उन्होंने सोचा कि अब धीरे से अगर इनकी ये जो छोटे मोटे बचे हुए मुगल शासक, अगर इनको हटा दिया जाएगा तो अपना भी काम बन जाएगा। आर्थिक और जागीरदारी संकट, कृषि उत्पादों में गिरावट आनी शुरू हो गई, और जागीरों की कमी के कारण मनसबदारी व्यवस्था भी चरमरा गई। क्या हो गई, जो कृषि का उत्पादन, भाई कृषि है, फसल का उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगा, तो पैसे की रुकावट भी आनी शुरू हो गई। जिससे जो जागीर हुआ करती थी, जागीर क्या हुआ करती थी भाई, आपके सामने धन दौलत पैसा होता था, वो धीरे धीरे कम आने लगा। जिससे क्या, मनसबदारी जो प्रक्रिया हुआ करती थी, जिसमें क्या हुआ करता था कि जो मनसब हुआ करते थे वो क्या करते थे, टैक्स वसूलने का काम करते थे कृषि पर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। सेना को वेतन देने के लिए धन का अभाव हो गया, और जो सेना है उसको पैसे देने के लिए वेतन भी नहीं मिलने लगा, तो सेना वैसे संगठित नहीं होने लगी। विदेशी आक्रमणकारी, नादिर शाह ने 1739 और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने क्या किया, साम्राज्य को रही सही शक्ति और प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। आदिल शाह ने क्या किया, 1739 के अंदर और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण क्या किया, इन्होंने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया। और ये मान लो कि दिल्ली के अंदर इन्होंने इतनी मारकाट मचाई, नरसंहार मचाया कि पूरी जो दिल्ली है वो रक्त रंजित हो गई। समझ में आ गया। तो धीरे धीरे जनता भी समझने लगी कि अब मुगल शासकों में वो ताकत नहीं बची है, मुगल शासकों में वो सामर्थ्य नहीं बचा है कि वो हमारा पूरा का पूरा जो साम्राज्य है उसको संभाल सके। और धीरे धीरे क्या हो गई, लोग भी आपके सामने, लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। जो वजीर, छोटी छोटी रियासतें होती थी, उन्होंने भी अपना मोह भंग होना शुरू
हो गया। पतन और परिणाम, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जैसे जैसे मुगल सत्ता है वो कमजोर होनी शुरू हुई, क्षेत्रीय सत्ता क्या, जो छोटे मोटे आपके सामने जो क्षेत्रीय जो रियासतें होती थी उनकी शक्तियों में उदय होना शुरू हो गया। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने से बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसी जो स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ। क्या हुआ, जो छोटी मोटी जो सत्ताएं होती थी, है ना, मुगल साम्राज्य कमजोर हुए तो पहले जो बंगाल, अवध और हैदराबाद जो बड़ी रियासतें थी, है ना, जो बड़ी रियासतें बड़ी मनसबदारी के अंतर्गत आया करती थी, अब धीरे धीरे उनको पता चल गया कि अब मुगलों के पास वो शक्ति नहीं बची है, तो इन्होंने क्या किया भाई, अपने आप को क्या स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब हम मुगलों के अधीन काम नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र है, अपने हिसाब से राज्य को चलाएंगे। तो धीरे धीरे आपके सामने जो बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े रियासतें थी, बंगाल, अवध और हैदराबाद, धीरे धीरे क्या हुई, खुद से स्वतंत्र होना शुरू हो गई और मराठा शक्ति है उसका तेजी से विस्तार हुआ। सबसे बड़े अगर मुगलों को किसी ने कमजोर करने का काम किया तो वो कौन थे, मराठा थे। उन्होंने धीरे धीरे उनको कमजोर करना शुरू कर दिया। राजनीतिक शून्यता, मुगलों के पतन ने भारत को एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। मतलब जैसे मुगलों का पतन हुआ, जैसे मुगल कमजोर होने शुरू हुए, भारत में क्या हुआ, राजनीतिक रूप से अस्थिरता आनी शुरू हो गई। क्या आनी शुरू हो गई, राजनीतिक रूप से अस्थिरता आनी शुरू होगी, राजनीतिक शून्यता आनी शुरू हो गई, है ना। इसका अर्थ क्या है कि केंद्रीय शक्ति नहीं बची। जब घर में एक है, बोले दादो या पिताजी नहीं रहे तो घर में क्या, जैसे हमारे घर में दादो नहीं रहे तो चार भाई चारों आप आपके अलग अलग चलाऊंगा हो जाए ना। तो बाई रहा है कि आपके सामने क्यों हो, आप कोई मैन आदमी तो बच्चों को, तो मतलब मुख्य व्यक्ति तो रहा नहीं था, केंद्रीय शक्ति रही नहीं थी, तो इससे क्या हो गया भाई, आपके सामने इसका फायदा, उस समय अंग्रेज भी आ गए थे, पुर्तगाली भी आ चुके थे, उन्होंने क्या यूरोपीय शक्तियों के पास, जिनके पास आधुनिक हथियार थे, आधुनिक शक्तियां थी, उसका उन्होंने उपयोग उठाकर क्या किया, भारत पे अपनी जमीनें को मजबूत करना शुरू कर दिया। समझ में आ गई। अराजकता, कानूनी व्यवस्था के पतन से व्यापार और वाणिज्य पे प्रभावित और जनजीवन असुरक्षित हो गया। क्या हुआ, कानूनी व्यवस्था रही नहीं, पहले केंद्रीय हाथों में सत्ता हुआ करती थी, इस वजह से क्या है, आपके सामने पूरे का पूरा कंट्रोल देखने को मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो व्यवस्था चरमराने लग गई, जिससे व्यापार का भी पतन हुआ। क्या हुआ, व्यापार भी कमजोर होना शुरू हो गया और वाणिज्य जो धन दौलत है उसमें भी आपके सामने प्रभावित हुई, और जो जनजीवन है, लोगों का जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त होना शुरू हो गया। समझ में आ गया। तो ये था औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण रहे, इसके बारे में अपन ने विस्तार से जाना। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। अगले वाले प्रश्न की तरफ देखते हैं अपन, मराठा साम्राज्य के उदय और विस्तार का वर्णन कीजिए, कि मराठा साम्राज्य का कैसे उदय होता है और उसका किस तरीके से विस्तार देखने को मिलता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका भारत का इतिहास का जो पेपर होने वाला है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, जो मिडिवल हिस्ट्री का पेपर मान सकते हो, उससे समझे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, विस्तार से इसको पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, 25,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि 25,000 सब्सक्राइबर का जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर लें। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से क्या कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और जो नीचे की तरफ टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई ये पीडीएफ है, ये फ्री में डाल रखी है, वहां से जाकर ये पीडीएफ को पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं भाई, आपके सामने प्रश्न को, मराठा साम्राज्य के उदय और विस्तार का वर्णन कीजिए। मराठा साम्राज्य का उदय 17वीं शताब्दी के अंदर देखने को मिलता है। मराठा साम्राज्य का उदय कब होता है, 17वीं शताब्दी के अंदर होता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के कुशल नेतृत्व में हुआ। कब हुआ मराठा साम्राज्य का उदय, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया भाई, आपके सामने अपनी सत्ता को संभालना शुरू किया। कब संभाला, 17वीं शताब्दी के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज है, उन्होंने क्या किया था भाई, आपके सामने अपने राज्य को संभाला। यह केवल एक राज्य का उदय नहीं था, मतलब उस समय क्या हुआ, आपके सामने जो महाराज छत्रपति शिवाजी ने जब राज्य को संभाला, तो अपना जो साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य को संभाला, ये आपके समय, उस समय जो मुगल, जिनके खिलाफ कोई भी शक्ति लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी या फिर बिल्कुल लड़ नहीं पाती थी, उस समय आपके सामने जो मराठा साम्राज्य है वो उभर कर आया और उसने अपनी शक्तियों का परिचय कराया और बताया कि हिंदुस्तान में अभी भी वो साम्राज्य बचे हैं, अभी भी वो व्यक्तित्व बचा है, अभी भी वो कौशल योद्धा बचे हैं, जो मुगल क्या आपके सामने कोई भी शक्तियों का विरोध कर सकते हैं। जिस समय इस्लाम अपने चरम उत्कर्ष पर था,
हर राजा आपके सामने औरंगजेब और जहांगीर जैसे राजाओं से डरते थे, उस समय आपके सामने मराठा में छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय होता है, जो मराठा साम्राज्य की गद्दी संभालते हैं और उसके बाद में मुगलों के खिलाफ लड़ने की अन्य राजाओं को भी शक्ति देते हैं, साहस देने का काम करते हैं। बल्कि मुगल दमन और दक्षिण में सुल्तानों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। क्या था? जो मुगल साम्राज्य है उस समय लगभग पूरे भारत पर आपके सामने एक तरीके से समझ सकते हो कि इस्लाम का प्रभाव देखने को मिलता था। कहीं पर मुगलों का साम्राज्य देखने को मिलता था और दक्षिण में जो सुल्तान थे उनका आपके सामने क्या था? शासन देखने को मिलता था। उस समय एक राष्ट्रीय व सांस्कृतिक चेतना का उभार करने का काम किया, किसके द्वारा? महाराज छत्रपति शिवाजी के द्वारा। उनके उदय के पीछे क्या क्या कारण थे? पहला कारण था भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र की दुर्गम पहाड़ियों और सादरी श्रेणियों ने मराठाओं को छापामार युद्ध पद्धति पर निपुण बनाया। देखो, कोई भी साम्राज्य जब तक नहीं चल सकता जब तक उसके पास कुशल सेना नहीं हो। कब तक नहीं चल सकता? जब तक उसके पास एक कुशल सेना नहीं हो और सेना के अंदर उसका सेनापति हो, चाहे सेना हो और चाहे उनका राजा हो, उनके पास कोई विशिष्ट कला नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर आप 100 व्यक्ति हो और आप क्या कर रहे हो, 500 लोगों के साथ लड़ रहे हो, 100 व्यक्ति अगर 500 लोगों के साथ लड़ रहे हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ विशिष्ट वो कला होनी चाहिए जो इन 500 लोगों से अलग कर सके। तो यही चीज महाराष्ट्र जो मराठा हुआ करते थे उनके अंदर थी छापामार युद्ध पद्धति। ये क्या करते थे? छापामार युद्ध पद्धति क्या होती है? जैसे ये पहाड़ी है, समझ में आ गई, ये पहाड़ियां हैं, अब इसके बीच में एक दुर्गम रास्ता निकलता था, क्यों? पहाड़ी क्षेत्र था महाराष्ट्र का। अब कोई भी सेना, भाई ऐसे जगह तो हुआ करती थी जहां से सेना कम से कम जाएगी, क्यों? पैदल ही जाती थी, हवाई जहाज से तो पहले जाते नहीं थे, तो पैदल सेना जा रही है ना। तो ये क्या करते थे? मुगल सैनिक जा रहे हैं तो ये क्या करते थे? आपके सामने जितने मराठा सैनिक होते थे वो इन पहाड़ियों पर छुप कर बैठ जाते थे। लोकल थे, उनको पता था कि कहां पर पहाड़ियां हैं, कहां पर आपके सामने सैनिक जाएंगे, उनको फिक्स पता था। वहां पर बैठते थे और वहां से युद्ध करने का, उन सैनिकों को घायल कर देते थे। वहां से पहाड़ी, कोई भी इंसान जब ऊंचाई पर होता ना तो उसके पास और ज्यादा मात्रा में एडवांटेज होता है। सेना में एक नियम होता है 1:10 का, मतलब 10 एक व्यक्ति अगर ऊंचाई पर बैठा है तो नीचे से 10 सैनिक चलेंगे तब ऊपर बैठे हुए एक व्यक्ति को मारने का काम करेंगे। तभी भी वो मरेगा तो मरेगा, वरना कोई फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास, जब आप देखो छत के ऊपर बैठे हो आपको सारा घर आसपास के आराम से दिख सकते हैं, क्या नीचे से दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो यही है, क्लियर विजन आता है आपके पास, आप अच्छे से क्या कर सकते हो? सामने वाली सेना पर आक्रमण करते हो। तो इसी युद्ध पद्धति को क्या बोला जाता है? छापामार युद्ध पद्धति। क्या बोला जाता है? छापामार युद्ध पद्धति के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध पद्धति में काफी ज्यादा क्या थे? निपुण थे। क्या थे? काफी ज्यादा निपुण थे इस छापामार युद्ध पद्धति में, जिससे क्या होता था भाई, इनके अंदर वो जो और राजाओं से लड़ने की इनके अंदर शक्तियां थी, बड़े राजाओं के साथ। धार्मिक पुनः जागरण, भक्ति आंदोलन ने संतों जैसे तुकाराम रामदास ने उच्च नीची जातिवाद का भेदभाव मिटाकर मराठी लोगों में एकता। आज भी आपके सामने जो महाराष्ट्र है वहां के लोगों में मराठी भाषा के पीछे क्या है? मराठी मानुष के नाम से जाना जाता है ना, कि भाई हम महाराष्ट्र के लोकल हैं, है ना। और हमारे अंदर जो भाषा के आधार पर एकता थी, यहाँ पर जातिवाद को धीरे धीरे क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। क्यों? भक्ति आंदोलन है ना, भक्ति आंदोलन की यही खूबसूरती रही कि उसने भारत के जितने भी जो विभाजन था, चाहे हम धर्म के आधार पर विभाजित थे, चाहे हम अपनी अलग अलग प्रकार की जो कमियां उसके हिसाब से विभाजित थे, उन विभाजनों को कम करने का काम किया, जिसमें तुकाराम और रामदास ने क्या किया? ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा दिया। क्या किया? तुकाराम और रामदास जैसे आपके सामने जो प्रमुख संत हुए, महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, और इन्होंने क्या किया? सबके लिए दरबार खोलने का काम किया, सब लोगों को अपने धर्म से जुड़ने का काम किया, और लोगों के अंदर धर्म के आधार पर नहीं बटकर बल्कि मराठी भाषा के आधार पर सभी लोगों को एकजुट करने का काम किया, जिससे क्या? लोगों में धार्मिक एकता भी आई। शिवाजी का व्यक्तित्व, शिवाजी ने हिंदू पदशाही के आदर्श के रूप में बिखरे हुए मराठा सरदारों को एकजुट किया। क्या क्या? शिवाजी एक बहुत ही कुशल शासक थे। कैसे शासक थे? एक बहुत ही वीर और कुशल शासक थे। इस वजह से आपके सामने भैया कोई वीर योद्धा होता है और उसने 1-2 और साम्राज्य जीत लिए, तो उसके नीचे के भाई और भी जो सरदार होते हैं उनको भी शक्तियां मिलती हैं, वो भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो यही बात देखने को मिली। शिवाजी ने क्या किया? अपने आप को हिंदू पादशाही की उपाधि दी। क्या दी?
हिंदू पद पातशाही की उपाधि थी, मतलब हिंदू धर्म के एक संरक्षक के रूप में खुद को माना। लेकिन इनकी खूबसूरती यही थी कि ये किसी इस्लाम धर्म को भी कभी भी, इनके जो मंत्री परिषद थे उसमें इस्लाम धर्म के लोग भी देखने को मिलते थे, कभी भी इन्होंने दूसरे धर्मों को नीचा नहीं दिखाया, हिंदू धर्म को ऊपर दिखाने के लिए सबको बराबरी का दर्जा देते थे। और इनकी खूबसूरती यही थी कि जितने जो मराठा सरदार जो अलग अलग गुटों में बढ़ चुके थे, उन लोगों को एकजुट किया। क्या किया? एकजुट करने का काम किया, सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और एकजुट करने का काम किया भाई। अगले वाला पॉइंट है साम्राज्य का विस्तार। शिवाजी के काल की बात करें तो 1774 से लेकर 1680 का आपके सामने समय काल देखने को मिलता है शिवाजी का। कौन सा काल देखने को मिलता है? 1674 से लेकर 1680 का इनका साम्राज्य काल देखने को मिलता है। 6 साल तक इन्होंने राज किया। शिवाजी ने बीजापुर और मुगलों से कई महत्वपूर्ण किले जैसे तोरण और कोडला जीते। क्या किया भाई शिवाजी ने? क्या किया? बीजापुर जैसा जो महत्वपूर्ण, एक भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने जो किला हुआ करता था उसको जीता, है ना, जिसमें तोरण और कोडला भी थे, जिससे 1674 में अपना राज्य अभिषेक करवाकर स्वराज्य की नींव रखी। और इन्होंने क्या किया? 1674 में आपके सामने अपना खुद का राज्य अभिषेक किया और स्वराज्य की, मतलब हमारे खुद के लोगों का राज के रूप में, स्वराज के रूप में मुगलों को हटाकर एक क्षेत्रीय शक्ति के उभार के रूप में देखा गया। किसको? महाराजा छत्रपति शिवाजी को। पहला काल किसका था भाई? शिवाजी का काल था। अच्छे से समझ लेना, 1674 से लेकर 1680 का शिवाजी का काल दिखाई देता है, जिसमें इन्होंने शिवाजी ने बीजापुर में अपनी राज्याभिषेक किया और तोरण और कोडना जैसे जो महत्वपूर्ण किले थे उनको जीतने का काम किया। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इसको याद कर लेना। अगले वाला पॉइंट है पेशवा का काल, 1773 से लेकर 1761 तक। पेशवा के समय मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची। मतलब जब पेशवा आया करते थे उसमें जो मराठा शक्ति थी, क्या थी? मराठा शक्तियां हैं वो, उनकी शक्तियां सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गई। कहां पर पहुंच गई? सबसे उच्चतम स्तर तक उनकी शक्तियां है वो पहुंच गई थी। किनके समय? पेशवाओं के समय। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठाओं ने उत्तर भारत की ओर कूच किया। जो बाजीराव प्रथम है ना, उन्होंने क्या किया? वो भी एक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। पहले छत्रपति शिवाजी ने राज किया, उसके बाद में पेशवा आते हैं। उसमें बाजीराव प्रथम सबसे शक्तिशाली, सबसे कुशल शासक थे। इन्होंने क्या किया? उत्तर भारत की तरफ कूच किया, जिसमें गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड को जीता। जिसमें क्या किया इन्होंने? गुजरात पे आक्रमण किया, मालवा और बुंदेलखंड को जीता। जिससे क्या भाई, जो मराठाओं की शक्ति हुआ करती थी, जो पहले महाराष्ट्र तक सीमित थे, वो उत्तर भारत के जो अन्य राज्य जैसे गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड जैसे राज्यों पर भी इनका धीरे धीरे क्या होने लगा? अपना राज्य होने लगा। तो इनके क्षेत्रीय विस्तार देखने को मिला। 1758 में मराठा ध्वज अटक से कटक वर्तमान पाकिस्तान तक फहराने लगा। जिससे क्या हुआ? कटक से अटक, मतलब कटक जो जगह आपके सामने, वहां से लेकर अटक जो पाकिस्तान के अंदर जगह है वहां तक, मतलब भारत का जो एक महाराष्ट्र की जगह से लेकर आपके सामने कहा पाकिस्तान तक, जो इनका पश्चिम में और ज्यादा विस्तार देखने को मिलने लगा। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में हार के बावजूद मराठाओं ने पुनः अपनी शक्तियों का संगठित किया और 1818 तक भारतीय प्रमुख शक्ति के रूप में बने रहे। क्या रहा? 1761 में पानीपत के युद्ध में हार जाते हैं तृतीय युद्ध में, लेकिन बाद में भी इनकी शक्तियां संगठित थी और 1818 में इन्होंने भारत की सबसे प्रमुख शक्तियों तक बने रहे। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंग्ला मैसूर युद्धों का वर्णन कीजिए तथा टीपू सुल्तान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या बताना है? आंग्ला मैसूर युद्ध है उसका बारे में बताना है और टीपू सुल्तान की उसमें क्या भूमिका रही उसके बारे में विस्तार से बताना है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 25,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके सामने अपना टारगेट है वो अचीव हो सके। 1,000 सब्सक्राइबर ही मात्र बचे हुए हैं। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर प्रोडक्ट जो खरीदना चाहते हो उसको खरीद सकते हो। और कोने में जो आपके सामने
डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और प्ले लिस्ट का, दोनों का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और प्ले लिस्ट पे अन्य वीडियो पड़े हुए हैं इस टॉपिक पेपर से संबंधित, आप सारे के सारे जाकर पढ़ सकते हो भाई। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। दक्षिण भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 1767 और 1799 के बीच में 4 युद्ध लड़े गए। क्या हुआ भाई? धीरे धीरे आपके सामने जो टीपू सुल्तान और हैदर अली हैं, जो आंध्र प्रदेश का, जिसे आपके सामने आंगला के नाम से भी जाना जाता है, उस क्षेत्र को, वहां पर आपके सामने क्या राज क्या करते थे, मैसूर का राज्य बोलते थे उसको, वहां पर आपके सामने राज करते थे और एक बहुत बड़ी क्षत्रिय शक्ति थी। समझ में आ गया? दक्षिण भारत हमेशा से ही आपको पता, उत्तर भारत के बहुत कम राजा ही है जिन्होंने दक्षिण भारत पर विजय कर पाए थे, तो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। और ये जो शक्तियां थी दक्षिण भारत की, ये धीरे धीरे क्या हो गई थी, आपके सामने अंग्रेजों को चुनौती देना शुरू कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो हैदर अली थे ना, हैदर अली ने क्या कर लिया था, फ्रांस के साथ मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, अपने कूटनीतिक बढ़त लेने का प्रयास कर रहे थे। यह बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या कर लिया भाई, आपके सामने धीरे धीरे जो मैसूर के आसपास के जो साम्राज्य हुआ करते थे, उनको क्या कर दिया, भड़काना शुरू कर दिया कि हैदर अली क्या करेगा, आज नहीं तो कल तुम पर आक्रमण करेगा और तुम्हारे राज्यों को हड़पने का काम कर लेगा। तो इससे क्या, आसपास के जो राज्य हैं वो उनकी शक्तियों से थोड़ा भयभीत होने लगे। अंग्रेजों की तो यही नीति हुआ करती थी, फूट डालो और राज करो। तो इन सब नीतियों से आपके सामने क्या, धीरे धीरे उनके आसपास के जो राज्य है वो क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और फिर क्या करता है आपके सामने भाई, अंग्रेज इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो हैदर अली पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो चारों युद्ध होते हैं, अच्छे से बता देता हूं। इन प्रश्नों में से क्या तो एक ना एक युद्ध जरूर देखने को मिलेगा, और ये जो प्रश्न करा रहा हूं यही देखने को मिलेगा, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना भाई। पहला, प्रथम और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराकर क्या कर दिया, मद्रास की संधि की। पहले युद्ध में अंग्रेज आते हैं, समझ में आ गया? सबसे पहले आपके सामने अंग्रेज है वो हैदर अली से 1767 में लड़ने के लिए आते हैं। लेकिन उस समय हैदर अली को ये कमजोर आंकते हैं अंग्रेज क्या करते हैं, हैदर अली को कमजोर शक्ति के रूप में आंकते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। तो सोचते हैं कि बहुत आसानी से हम क्या कर देंगे, इसको हरा देंगे। लेकिन हैदर अली एक वास्तविकता में बहुत ही मजबूत सेना थी उसकी, बहुत ही मजबूत और संगठनकारी सेना थी। इस वजह से क्या होती है, अंग्रेजों की वहां पर क्या हो जाती है, हार हो जाती है। क्या हो जाती है, अंग्रेजों की वहां पर हार देखने को मिलती है। और उसके बाद में संधि होती है, उस संधि का क्या नाम है, मद्रास की संधि। कौन सी संधि देखने को मिलती है, मद्रास की संधि है वो देखने को मिलती है। और कब होती है मद्रास की संधि, 1769 में मद्रास की संधि है वो देखने को मिलती है। और फिर द्वितीय आपके सामने जो आंगला मैसूर युद्ध होता है, क्या होता है, द्वितीय आंगला मैसूर, जो आंगला आपके सामने मैसूर युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें आंगला अंग्रेजों को बोलते हैं, मैसूर इसका हैदर अली का साम्राज्य हुआ करता था, उसको बोलते हैं। तो आंगला मैसूर युद्ध होता है कब, 1780 से लेकर 1784 के समय। यह लगभग 11 साल अंग्रेज इंतजार करते हैं हैदर अली के कमजोर होने का। उस समय तक हैदर अली है उसकी वो अपनी अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका था जीवन के, मतलब ये समझ लो बुढ़ापा उसका आ चुका था। उस समय अंग्रेज इस चीज का फायदा उठाते हैं, उसकी कमजोर होती शक्तियों को फायदा उठाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। लगातार 4 साल तक जो आंगला मैसूर युद्ध चलता रहता है अंग्रेजों के बीच में और किसके बीच में, ये जो हैदर अली के बीच में। एक अपने आप में बहुत ही मजबूत शक्ति हुआ करती थी हैदर अली के पास, वो भी हार नहीं मानते हैं। लेकिन बीच युद्ध में हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया, बीच युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान है, कौन, टीपू सुल्तान, जो इनके पुत्र होते हैं वो आप क्या करते हैं, उनकी पिता की मृत्यु के बाद में आपके सामने मैसूर के राजा उनको घोषित किया जाता है और वो साम्राज्य को संभालने का काम करते हैं। क्या करते हैं, उस साम्राज्य को संभालने का काम करते हैं। और हैदर अली की तरफ से उस लड़ाई में बहुत ही संघर्ष और वीरता के साथ युद्ध लड़ते हैं। और जिसमें क्या होता है आपके सामने, ना तो उसमें भी आपके सामने लगभग इनकी जो जीत मानी जाती है, अंग्रेजों की जीत मानी जाती है। और मैंगलोर की संधि के साथ ये समाप्त हो जाता है। कौन सी संधि के साथ, मैंगलोर की संधि के साथ आपके सामने ये युद्ध है वो खत्म होता है। फिर अगले वाला युद्ध आता है तृतीय युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध। मतलब दूसरा, पहला युद्ध में कौन जीते,
हैदर अली जीता, दूसरे में लगभग ड्रॉ सा हुआ मुकाबला ये समझ लो, और मैंगलोर संधि के साथ समाप्ति हुई। तृतीय युद्ध है वो आपके सामने 1790 से 1792 में शुरू हुआ। समझ में आ गया? जिसने लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो आपके सामने आते हैं, हैदर अली से युद्ध लड़ते हैं, और उस समय टीपू सुल्तान की हार होती है। उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो गई थी, है ना। टीपू सुल्तान धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो गया, उसका फायदा उठाया। समझ में आ गया? और उस समय क्या किया था आपके सामने, जो अंग्रेज है वो बहुत समझदार हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान से श्रीरंगपट्टनम की संधि करवाई। क्या कराई? श्रीरंगपट्टनम की आपके सामने संधि करवाई, जिसमें क्या, एक तो टीपू सुल्तान से आधा राज्य छीन लिया और उसके 2 बेटों को बंधक बना लिया। क्या किया? उसके बेटों को बंधक बना लिया और लगभग 2 करोड़ का जुर्माना लगाया कि 2 करोड़ का जुर्माना भर दो और अपने बच्चों को बचाकर ले जाओ, और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी कर ली। अब टीपू सुल्तान के पास लगभग 2 करोड़ रुपए बनते नहीं है, तो क्या होता है आपके सामने, वो अपने बच्चों को छुटाने के लिए एक बार फिर आपके सामने युद्ध वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अब युद्ध क्यों होता है? जब चतुर्थ युद्ध देखने को मिलता है टीपू सुल्तान के साथ 1799 में, जब भाई एक तो राज्य आधा ले लिया टीपू सुल्तान से, दूसरा उसके बच्चों को भी बंधक बना लिया टीपू सुल्तान का, तो अब क्या, अंग्रेज हावी होने लगे टीपू सुल्तान पर। क्या होने लगे? धीरे धीरे अंग्रेज है वो आपके सामने टीपू सुल्तान पर हावी होने लगे, और उन्हें क्या कहने लगे कि सहायक संधि कर लो। अब मैं आपको थोड़ी 1 मिनट का समय लेकर सहायक संधि के बारे में बता देता हूं। सहायक संधि जैसा कि नाम है वैसा काम है इसका। सहायक संधि का अर्थ होता है कि अंग्रेज है ना, वो आपकी सहायता करेंगे। क्या करेंगे? आपकी सहायता करेंगे। अंग्रेज बहुत समझदार थे, ये क्या कहते थे कि आप एक बात समझो, कोई राजा के पास जाते थे, उसे कहते थे कि एक बात सोचो, आप एक छोटा राज्य हो और आप पर अगर किसी बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? आपका राज्य चला जाएगा। लेकिन हम अंग्रेज क्या करेंगे, हम आपके हितैषी हैं, हम आपके मदद करने वाले हैं, हम आपका भविष्य सोचते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आपको मदद करेंगे। क्या करेंगे? हम आपको मदद करेंगे, हम अपनी सेना देंगे आपको, और हम आपको रसद देंगे, गोला बारूद, जिस चीज की जरूरत होगी आप हमसे सहायक संधि कर लोगे तो हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, लेकिन उसके प्रति आपकी कुछ शर्तें होंगी। सहायक संधि को मानने के लिए आपके पास कुछ शर्तें होंगी। शर्तें क्या होंगी? पहली बात तो आपको जो राज्य है ना, उसके राज्य में आपकी अंग्रेजों की जितनी सेना रहेगी उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे भाई, आपको उठाना पड़ेगा। क्यों? आपके राज्य की काम आएगी वो सेना, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा भाई? खर्चा उठाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, खर्चा उठा लोगे, लेकिन समझ में आ गया। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया भाई, आपके सामने इस सहायक संधि को साइन करवा लेते थे, और जैसे वो राज्य कमजोर होता था उन पे प्रशासनिक रूप से दबाव बनाकर वो राज्य उनसे छीन लेते थे, कठपुतली बना लिया करते थे उन राज्यों को। समझ में आ गया? इस तरीके से इन्होंने ये सहायक संधि थी, ये क्या थी, एक प्रकार का एक ट्रैप था। क्या था? एक प्रकार का ट्रैप था जिसमें राजाओं को फंसा लिया जाता था, और उन राजाओं को क्या करते थे, उस ट्रैप में फंसाकर उनका राज्य को गंवाने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो इसको लेकर आए थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया भाई, टीपू सुल्तान पे दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम भी इस सहायक संधि को मानो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास शक्तियां ही नहीं है। समझ में आ गया? तुम्हारे बच्चों को हमने अगवा कर लिया है ना, और तुम्हारे पास शक्तियां उतनी नहीं बची है, तो तुम हमारी सहायक शक्तियों को संधि को मान लो ताकि हम आपकी मदद कर सकें। लेकिन टीपू सुल्तान ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे, बहुत ही संघर्षशाली व्यक्तित्व थे, और उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं मर मिट जाऊंगा लेकिन आपकी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा, सहायक संधि को कभी भी नहीं मानूंगा। क्या नहीं मानूंगा? सहायक संधि को कभी भी नहीं मानूंगा। इस चीज पर उनके क्या होने लगे, धीरे धीरे आपके सामने जो सहमति होने लगी, मतलब विरोध करना शुरू कर दिया। सहमति क्या, विरोध करना शुरू कर दिया टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया, आपके सामने फिर से युद्ध लड़ा। क्या क्या? 1799 में फिर से युद्ध लड़ते हैं, और उनकी जो जहां पर राज क्या करते थे, श्रीरंगपट्टनम, वहां की रक्षा करते करते क्या होते हैं, आपके सामने वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहां पर भी टीपू सुल्तान नहीं हारते, लेकिन उनके साथ क्या होता है, दगा कर दिया जाता है, उनको धोखा दे दिया जाता है। इस वजह से वो युद्ध में क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। बहुत ही बहादुर सेनापति थे भाई आपके सामने टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की भूमिका क्या, मूल्यांकन क्या, कैसे व्यक्तित्व थे टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान एक दूरदर्शी और आधुनिक सोच वाले शासक थे। कैसे शासक थे? टीपू सुल्तान एक आपके सामने ऊंची सोच वाले और एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। कैसे शासक के रूप में जाना जाता है? एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी बहुत क्या है, आपके सामने दूर तक सोच रखने वाला व्यक्तित्व है, बहुत दूर तक की सोच रखता है, और आधुनिक सोच वाला व्यक्ति है। कैसी सोच वाला व्यक्ति है? आधुनिक सोच वाला व्यक्ति आपके सामने टीपू सुल्तान को एक दूरदर्शी
और एक आधुनिक सोच वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया? उस समय की उनके पास ऐसी तकनीक हुआ करती थी, आधुनिक तकनीक हुआ करती थी युद्ध को लड़ने की, और उन्हें मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम था उनका उपनाम? मैसूर का शेर। मैसूर का शेर के नाम से भी उनको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है नवाचार। उन्होंने नए सिक्के, नए मापने की प्रणाली और नया कैलेंडर लागू किया था। क्या क्या था? टीपू सुल्तान सिर्फ एक वीर योद्धा और कुशल शासक ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत समझदार, पढ़े लिखे और आधुनिक विचारधारा को मानने वाले शासक थे, जिनके द्वारा क्या किया गया था? नए सिक्कों का निर्माण। अपने राज्य में उन्होंने नए सिक्के चलाए थे। समझ में आ गया? जो जमीन को नापने की एक नई प्रणाली और चीजों को नापने की एक नई प्रणाली चलाई थी, और अपना नया खुद का एक कैलेंडर भी लागू किया था। तो इनके द्वारा तीन मुख्य आपके सामने जो अपने साम्राज्य में नई चीजें लागू की थी, नए सिक्के, नए नापने की प्रणाली और नया कैलेंडर, वो इनके द्वारा लागू किया गया था। वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का महत्व समझते थे। वे अंतरराष्ट्रीय राज, मैं बता रहा हूं ना, हैदर अली और टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ संधि करके अंग्रेजों को हराना चाहते थे। क्यों? क्योंकि फ्रांस और अंग्रेज जब आपस में हमेशा क्या रहे? एक दूसरे के दुश्मन रहे। तो उनको उस समय अंतरराष्ट्रीय जो जियो पॉलिटिक्स आज अपन बोलते हैं ना, उसके बारे में समझ उस समय थी। उन्होंने फ्रांसीसियों तथा तुर्कियों के साथ राजकीय संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे उनके साथ वो संबंध बनाना शुरू कर दिए थे। इसी चीज से अंग्रेज वो चिढ़ते थे, इसी चीज का तो अंग्रेज हमेशा उनका विरोध करते थे। सैन्य शक्तियां। उन्होंने नौसेना का महत्व को पहचाना और रॉकेट तकनीक का युद्ध को सफल प्रयोग किया। क्या क्या भाई? उनको नौसेना का महत्व पता था, क्योंकि उनका जो मैसूर साम्राज्य है वो तटीय साम्राज्य था। कैसा साम्राज्य था? एक तट के किनारे वाला साम्राज्य था, जहां पर आपके सामने क्या है? उन्होंने रॉकेट तकनीक के जरिए युद्ध को सफल बनाने का प्रयोग किया। क्या क्या? रॉकेट प्रणाली भी शुरू की, अपनी खुद की नौसेना बनाई। उस समय में सोचो किस समय, 1799 1780 की बात है। उस समय आपके सामने टीपू सुल्तान ने खुद की नौसेना बना ली थी। आधुनिक सोच वाले राजा थे। राष्ट्रवाद। टीपू ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय लड़ना और मरना बेहतर समझा। अपने जमीर और जमीन के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले दोनों व्यक्तित्व थे, चाहे हैदर अली हो चाहे टीपू सुल्तान हो। समझ में आ गया? बहुत ही बेहतर और कुशल शासक थे, कभी भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझा। उनका कथन प्रसिद्ध है, भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। क्या कहते थे? भेड़ या मेमने की तरह मिनमिनाते हुए जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिंदगी जी लो, और अगर वीर गति को भी प्राप्त हो जाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न था भाई, एंग्ला मैसूर जितने भी युद्ध हुए सबके बारे में बता दिया है। टीपू सुल्तान की क्या भूमिका रही सभी युद्धों के बारे में, उसके बारे में भी आपको बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उससे संबंधित जो आपका पेपर होगा, उसमें जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के जो प्रावधान एवं महत्व के बारे में आपको बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? इसके महत्वपूर्ण प्रावधान और आपके सामने परीक्षणों के बारे में बताना है। अच्छा प्रश्न है, आपको विस्तार से करके चले जाना है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 25,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है, सब्सक्राइब कर दो भाई। 1,000 सब्सक्राइबर मात्र बचे हैं। आप जो वीडियो देखोगे, अगर इतने बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे ना, तो अपना टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर है वो आप क्या कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो। साथ के साथ कोने में जो डिस्क्रिप्शन में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने, यहाँ पर ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। जाओ और जाकर वो पीडीएफ वो डाउनलोड कर लो। देखो होता क्या है, जैसे आपके सामने बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है, उसके बाद में धीरे धीरे भारत पे अंग्रेजों का क्या है, आपके सामने जो क्षत्रिय शक्तियां हैं, जो अंग्रेज है, वो क्या कर लिया था भाई, बंगाल पे राज कर लिया था। बंगाल पे उनका राज होना शुरू हो गया था। अब उन्होंने दीवानी शक्तियां अपने हाथों में ले ली थी। मतलब क्या कहते थे, राजा के पास जितनी भी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो रहती थी छोटी मोटी, वो भी उनके हाथों में थी। टैक्स वो खुद कलेक्ट करते थे। क्या करते थे? टैक्स वो खुद कलेक्ट किया करते थे। बाकी राजा के पास छोटी मोटी प्रशासनिक शक्तियां रखते थे। एक प्रकार से जो नवाब हुआ करते थे बंगाल को, उनको क्या बना दिया, उनको एक प्रकार से अपना गुलाम बना दिया। समझा? कठपुतली बनाने का काम किया। एक
प्रकार से उनको कठपुतली बना दिया। उनका कोई महत्व था नहीं ज्यादा उन राजाओं का, बस एक प्रकार से नाम मात्र के राजा थे वो। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको फ्री हैंड मिल गया कि अब क्या है, टैक्स भी आने लगा उनके पास, टैक्स भी धीरे धीरे उनके पास आना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनके पास क्या होना शुरू हो गया भाई, एक तो पैसा आने लगा टैक्स, दूसरा उनको व्यापार करने के लिए भी किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, वहां के जो अफसरशाही है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितने जो अंग्रेज या आपके सामने गोरे जितने के लोग हैं वो काम क्या करते थे, अब उनके पास खूब सारा पैसा आना शुरू हो गया। क्यों, भारत से क्या करते थे, भारत की जितनी भी जो नकदी फसलें हुआ करती थी, जैसे आपके सामने चाहे आप मान लो अपनी कपास हो गया, जूट बहुत उगता है बंगाल के अंदर, है ना, चावल बहुत उगता है और मसाले उगते हैं। तो इन सब चीजों को क्या करते थे अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को पास कोई कंट्रोल तो था नहीं किसी का, तो वहां से धीरे धीरे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैलने लग गया। जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने खूब पैसा कमाया, अंग्रेजों ने अपने जो उनके जहां पर इंग्लैंड में जहां पर अपने जो लोग रहा करते थे उनके पास खूब पैसा रहा, यहाँ भोग विलासिता का पूरा मजा लिया करते थे। खूब भ्रष्टाचार ईस्ट इंडिया कंपनी में फैलना शुरू हो गया। अब ये बात जैसे इंग्लैंड की संसद को के पास पहुंचती है कि आपने जिन लोगों को यहाँ पर राज करने के लिए भेजा था, कंपनी को व्यापार करने के लिए भेजा था, वो अनियंत्रित हो चुकी है, वहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैलने लग गया है। तब उन अफसरों को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए एक नियम लाया गया, वहां की संसद में या एक सरकार से समझ सकते हैं कि अधिनियम जारी किया गया, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मतलब जितने जो अंग्रेजी अफसर थे उन लोगों को नियंत्रण में करने के लिए ये नाम क्या, रेगुलेटिंग का अर्थ होता है कि आप कोई भी नियम कायदों को, नियम नियमावली को लागू करने का काम करते हो। समझ में आ गया। और फिर इन नियम, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट है उसको लाया गया। तो ये थी उसकी पृष्ठभूमि, जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो क्यों लाया गया, कि कोई भी घटना होती है वो ऐसे नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई एक बैक एंड स्टोरी जरूर होती है, उसकी पृष्ठभूमि में कोई ना कोई एक और कहानी जरूरी होती है, उसके बारे में अपन ने जाना। अब आगे पढ़ेंगे अपन रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और फिर पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखेंगे। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण और विनियमित करने के लिए 2 अधिनियम मील के पत्थर साबित हुए। मतलब ब्रिटिश संसद ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पूरी तरीके से अनियंत्रित हो चुकी थी, उनको कंट्रोल में, नियंत्रण में करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, उन सब चीजों को, उनके सभी कार्यों को नियंत्रण में करने के लिए क्या किया गया, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का, उसको लागू किया गया। और ये जो अधिनियम जो लागू किया गया, ये क्या हुआ भाई, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर धीरे धीरे नियंत्रण होना शुरू हुआ। अब क्या था, पहला प्रावधान था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का जो एक छोटे से प्रांत का गवर्नर था उसको भाई उसकी पदवी बढ़ा दी गई, उसको गवर्नर जनरल उसका नाम रख दिया गया। तो पहले तो ये नाम रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की दृष्टि से भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि गवर्नर का गवर्नर जनरल नाम कौन से अधिनियम में रखा गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रखा गया था। मद्रास और बंबई के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर है ना, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का एक 3 प्रांत हुआ करते थे जिन पर अंग्रेज राज करते थे, बड़े बड़े। पहले बंगाल था, दूसरा पूर्वी भाग में, फिर आपके सामने बंबई था पश्चिमी भाग में, और मद्रास जो आज के समय मद्रास तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कौन देखने को मिलते थे भाई, आपके सामने मद्रास प्रांत। तो यहाँ कर 3 अलग अलग गवर्नर है, वो इन तीनों मुख्य साम्राज्यों पर राज किया करते थे। लेकिन बंगाल का गवर्नर बंगाल पे जो राज करता था उसको बंगाल का गवर्नर, जो मद्रास पे राज करता था उसको मद्रास का गवर्नर, और जो बंबई पे राज करता था उसको बंबई का गवर्नर। और तीनों के पास अपनी शक्तियां हुआ करती थी, तीनों को एक दूसरे से कोई ज्यादा महत्व नहीं था, लेकिन काफी बार इनकी शक्तियों में टकराव देखने को मिलता था। अंग्रेजों को एक केंद्रीय शक्ति की जरूरत थी जिससे तीनों बड़े प्रांतों को नियंत्रण में लाया जा सके। तो इसीलिए इन्होंने एक समझदारी का काम किया कि बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसी को क्या कर दिया, उसकी पदवी को बढ़ा कर दिया।
क्या क्या, उसकी पदवी को बड़ा कर दिया और उसको गवर्नर जनरल बना दिया, जिसका काम क्या था, वो बंगाल को तो संभालता ही था, उसके अलावा मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उनको भी नियम और नियमावली के तहत उनमें उनके ऊपर भी राज कर सकता था। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको भी क्या कर सकता था, उन साम्राज्य को भी संभालने की शक्ति किसके पास देती, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास देती। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वॉरेन होस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने व कलकत्ता को एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया। तो पहले वॉरेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया, पहले गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये तो एक अच्छा कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पर्सन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। ये पर्सन रट लो भाई, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी बार बार पूछा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग है वो क्या थे, पहले गवर्नर जनरल थे। और लोगों को न्याय दिलाने के लिए या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मामले आते थे उनको देखने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। तो यह पर्सन भी कंपटीशन में पूछा जाता है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई 1774 में। कौन से एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत की गई। तो यह पर्सन अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। अब इसमें तीन चीजें समझ लो, गवर्नर जनरल बनाया गया, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और वॉरेन हेस्टिंग उनके पहले गवर्नर जनरल थे। क्या महत्व था इसमें, भारत में केंद्रीय कर प्रशासन की नींव रखी गई, जिससे क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो पूरा भारत साम्राज्य हुआ करता था अब वो एक शक्तियों के हाथों में आने लगा। अंग्रेज क्या करने लगे, उसको केंद्रीकृत शक्तियां बनाने लगे। केंद्रीकृत शक्तियां क्या होती हैं, वो शक्तियां जो एक बड़ा साम्राज्य क्या करता है, छोटे छोटे साम्राज्यों को संभालने का काम करता है ना। तो गवर्नर जनरल क्या करता था, बंगाल, मद्रास और आपके सामने जो बंगाल, तीनों साम्राज्य को संभालने लगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो अंग्रेज है उनका शासन प्रशासन वो धीरे धीरे और मजबूत होना शुरू हो गया। पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो व्यापार तक सीमित थी, थोड़े बहुत छोटे मोटे टैक्स वसूलने का काम करती थी, लेकिन अब उसको राजनीति और प्रशासनिक कार्य दोनों का क्या मिलने लगा, मान्यता मिलने लगा। अब क्या भाई, वो आपके सामने जो राजनीति में भी अपना क्या थोड़ा बहुत दखल अंदाजी कर सकती है और प्रशासन में भी छोटे मोटे कार्य अगर रह जाते हैं तो उनको सही करने का काम कर सकती है। तो राजनीति और प्रशासन दोनों प्रकार के कार्यों को मान्यता किसके द्वारा मिल गई भाई, इस जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है इसके द्वारा मिल गई थी। अगले वाला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या है, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे जो कंपनी है उसके जो इस एक्ट से फायदा क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग थे इतने ज्यादा करप्ट व्यक्ति थे, इन पे केस मुकदमा चलाया गया, इनको करप्शन का क्या दोषी माना गया। क्यों, जितना भी पैसा आता था उसको करप्शन में यूज कर लेते थे, तो इनको क्या माना गया भाई, एक बहुत ही करप्ट व्यक्तित्व के रूप में इनको जाना गया। तो अमेरिका जो इंग्लैंड की संसद, अंग्रेजों की संसद, उसको पता चला कि अगर ये कंपनी व्यापार के साथ राजनीतिक कार्य भी करेगी और एक ही व्यक्ति करेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा जो करप्शन है वो फैल रहा है, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कंपनी का व्यापार अलग कर दो और उसके राजनीतिक कार्यों को अलग कर दो। राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। अब प्रशासनिक कार्य कंपनी के हाथों में नहीं रह गया था, कंपनी सिर्फ व्यापार करती थी और वहां पर जो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी संसद के 6 सदस्यों को नियुक्ति देकर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। क्या बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या करता था, यहाँ के जितने भी जो प्रशासनिक कार्य हुआ करता था होते थे भारत के, उन सभी प्रशासनिक कार्यों को देखने का काम करते थे कि भाई क्या नीतियां लागू करनी है, क्या नए नियम लेकर आने हैं, क्या भारतीय लोगों को नियंत्रण में करने के लिए कौन से राजा से लड़ाई लड़नी है, सब चीजों को वो 6 सदस्य देखते थे। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य 4 से घटाकर 3 कर दी और गवर्नर जनरल का जो परिषद हुआ करता था उसमें पहले 4 लोग हुआ करते थे, मतलब गवर्नर जनरल खुद एक और 3 लोग उसकी सहायता के लिए, एक गवर्नर जनरल 3 उसकी सहायता के लिए। तो अब क्या कर दिया, एक को कम करके 2 ही लोग रखे गए ताकि शक्तियां हैं वो आपके सामने क्या हो सके और ज्यादा ना बटे, शक्तियां वो नियंत्रण में रहे। महत्व की बात करें, भारत में दोहरा शासन, ड्यूल गवर्नमेंट शुरू हो गई थी, मतलब भारत में धीरे धीरे क्या हो गया था, दोहरा शासन शुरू हो गया था। ये 1858 तक चला। कब, जब 1858 की जो अब ड्यूल गवर्नमेंट क्या है, व्यापार से संबंधित काम, सारे काम कौन संभाल रही है,
कंपनी, और 6 सदस्य जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो प्रशासन से संबंधित काम को संभाल रहा है। प्रशासनिक काम जितने होते थे वो उनको संभालता था और कंपनी व्यापार को संभालती थी। भाई कोई ने लड़ाई करना हो तो वो कौन करती? कंपनी करती। गवर्नर जनरल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिलकर क्या करता कि भाई की साथ लड़ना है, मैं उदाहरण बताऊं, वो वह डिसाइड किया करता। तो ड्यूल गवर्नमेंट होगी, दो ही सरकार चला करती, एक तो इंग्लैंड में बैठ के और एक पूरा भारत में गवर्नर जनरल संभाला करता। यह सब 1858 तक चलता रहा। भारत में कंपनी के क्षेत्र में पहली बार ब्रिटिश अधिकार वाले भारतीय क्षेत्र कहा गया। मतलब ईस्ट इंडिया एक्ट में पहली बार पहले क्या कहते थे उसको? ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र को कहा जाता था। अब क्या कहने लगे? ब्रिटिश अधिकार वाले भारतीय क्षेत्र कहा जाने लगा, जिससे स्पष्ट हुआ कि वास्तविक प्रभुता ब्रिटिश संसद के पास है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो ये था आपका रेगुलेटिंग और एक्ट और ब्रिटिश इंडिया एक्ट। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।